ऑलराइट, शुरू करें। रिस्पॉन्ड कर लो एक बार। यस सर। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या देखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ हो गया, इस पे क्वेश्चंस भी हो गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस पे भी क्वेश्चंस देख लिए, फील्ड लाइंस हो गया, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया हमने, और ग्राफ्स हो गया ई वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन देख लिया है ड्यू टू आर्क और रिंग, और वायर का भी देख लिया ना, इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट और फाइनाइट वायर के बारे में, इन सब के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन भी देख लिया है ना। ओके, और हम लोग तो अब कवर करेंगे, फ्लो में बता देता हूँ टॉपिक्स कैसे चलेगा अभी इसके आगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें जो जो बचा हुआ है अभी, पहले आज आप लोगों का मैं डाइपोल डिस्कस कर लूंगा, डाइपोल डिस्कस कर लेंगे। डाइपोल डिस्कस करने के बाद हम लोग इसको, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन जो इसका एक्सियल और इक्वेटोरियल कैलकुलेशन होता है, फिर इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद इस पे टॉर्क कैलकुलेशन, फोर्स कैलकुलेशन, ये दोनों होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालने पे कैसा होता है ये देखेंगे। जब ये हो जाएगा तब हम लोग फ्लक्स पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के बाद गॉस लॉ पे जाएंगे, गॉस लॉ हो जाएगा तब हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, प्लेट, शीट, फिर स्फीयर, बोथ हॉलो एंड सिलेंडर, हॉलो एंड सॉलिड। जब ये सारा कुछ हो जाएगा दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ मामला सब खत्म हो गया है। फिर ये सब जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग चालू करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जब टॉपिक्स हो जाएगा दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। तो हमने जितना पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मुझे फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दो। अगर एक फाइनाइट वायर है, क्या है ये फाइनाइट वायर, इसका हमने डेरिवेशन किया था, पूरा बकायदा पूरा डेरिवेशन किया था, जो कि बेसिकली नीट में इतना जरूरी नहीं होता है, बट डेरिवेशन इसलिए कर दिया क्योंकि फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना, गॉस लॉ, मतलब हम देखो यहाँ पे बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वजह से इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको जो रिंग और यहाँ पे जो ये रिंग है और ये वायर है, ये वाला क्या है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाम्डा, सिग्मा और रो। ठीक है, लाम्डा, सिग्मा और रो, ये मैंने बताया था, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन दोनों का हम लोग गॉस लॉ के बाद कर लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ आप लोग को बिना इंटीग्रेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना बहुत आसान तरीके से बता देता है, तो इसीलिए हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो लैम्डा की वजह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन है ना, जैसे कि फाइनाइट वायर हो गया और फिर आर्क की वजह से हमने निकाल के देखा था, तो ये वाला चीजें
गॉस लॉ से निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए इंटीग्रेशन से मैंने निकाल के बता दिया था आपको। फॉर्मूले आपको याद रखने, इंटीग्रेशन का तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट में, ठीक है। तो मानो कि अगर ये फाइनाइट वायर है और यहाँ पे आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप क्या करोगे, उस पी पॉइंट से उस फाइनाइट वायर के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे और अज्यूम करोगे कि वो पी पॉइंट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है अज्यूम कर लिए। और मानो कि इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वायर में। तो इस पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, EX और EY, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, EX क्या क्या होगे, EX का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0, 1/4πε0 D लैम्डा बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन, अगर ये वाला एंगल अल्फा कहते हो और ये वाला एंगल बीटा कहते हो, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब क्या कहोगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग वायर एंड पॉइंट P। सिमिलरली EY क्या हो जाएगा, EY हो जाएगा 1/4πε0 D लैम्डा टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, एंड ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें डिस्कस कर ली थी। दूसरी क्या हो जाती है, जब ये मानो अल्फा, इस केस में अगर सर अल्फा, आप उल्टा लिख दिए। EX और EY उल्टा लिख दिया हूँ। हाँ सर। सर ये EX और EY कहाँ से आया सर, ये नहीं समझ में आ रहा। EX और EY वो फील्ड कहाँ से लिए सर? ये देखो ना, डायरेक्शन दिया हुआ ना मैंने। तो वो EX किसके कारण फील्ड प्रोड्यूस किया सर, डी के कारण? डी के कारण, ये वायर के कारण यार, वायर इनफाइनाइट फाइनाइट वायर है ना, यहाँ से यहाँ तक के, इसके कारण है। हाँ सर ठीक। मामला समझ में आ रहा है ना? यस सर, लव यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है बताओ ना, क्लियर करते हैं, पूछो फिर। सर वो EX और EY कहाँ से लिए, वही नहीं समझ में आ रहा है इसमें। तो देखो ना इधर, मैं तब से यही तो बता रहा हूँ, EX और EY कहाँ से लिए हैं, यहाँ डायरेक्शन देख रहा है ना आपको, डायरेक्शन क्या? तो दिख रहा है। हाँ, तो EX और EY हम यहाँ पे किसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं, किसके लिए, X के लिए। फाइनाइट वायर के लिए बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यस सर। मानो कि एक तार है, तार, ठीक है, Yes. तार, इस तार में मैंने लैम्डा चार्ज, एक मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते हो, एक Yes, तार तो ले charge लिया कर मैंने, इतना लंबा तार ले लिया है, ठीक है। इस तार में मानो मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या किया है, बांट दिया है पूरे तार में, ठीक है। इस तार में मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे में बांट दिया है। तो अगर ये वायर का, इस तार का लेंथ अगर L हुआ, तो Yes. मैं और ये कहूं कि ये जो Q है, ये हर जगह पर कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लो, ये तार का ये वाला पॉइंट ले लो, तार का कोई भी पॉइंट ले लो, आप वो वाला पार्ट अगर निकाल के देखोगे इसको, तो आपको उस पार्ट में जितना चार्ज मिलेगा, आप यहाँ से भी वही पॉइंट निकाल के देखो, उतना ही लंबा पॉइंट निकाल के देखो, तो आपको उसमें भी जो चार्ज मिलेगा दोनों बराबर होगा। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी ऐसा दोनों बराबर आ सकता है। और पर यूनिट लेंथ अगर आपको चार्ज पूछा जाएगा, तो आप कहोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जितना लेंथ में आपने जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, आपने यहाँ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है एल लेंथ पे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है। तो इस तार में मैंने लैम्डा चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है, तो आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो इस तार की वजह से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पे आप अगर पॉइंट P पे कैलकुलेट करना चाहोगे, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड
ई एक्स के डायरेक्शन में मिलेगा ऐसा, मतलब अगर ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ और आपने वायर को वाई एक्सिस में सब पुट करा हुआ है, आपने वायर को वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और वाई एक्सिस के अबाउट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एंड मैग्नीट्यूड्स आपको ये हो जाएंगी। अगर एक्स भी रखें तो दो उसके साथ यही मिलेगा, ई एक्स और ई वाई ही मिलेगा। अरे अगर एक्स एक्सिस में ना हॉरिजॉन्टली रख रहे हो ना, मतलब हॉरिजॉन्टली। हाँ, तो ऐसे रखो, क्या दिक्कत है, ऐसे रख दिया तो आपको क्या हाँ। मिलेगा, अगर इस पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, तो अभी भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वाई 1/4 पाई, मतलब लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, और ये वाला कंपोनेंट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। तो अगर आप इसको ऐसे बोल दो कि ये वाला पैरेलल कंपोनेंट है और ये वाला परपेंडिकुलर, कितने किताबों में ऐसे भी दिया रहता है, ये वाला पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है मानो, और ये वाला परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है मानो, तो किताबों में ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है। तो पहला वाला केस अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर अगर हम लोग ले लेते हैं, तो मानो कि ये वायर क्या हो जाएगा, पूरा दोनों साइड में एक्सटेंड करेगा ऐसे। तो जब यहाँ पे आप पॉइंट पी पे एनालाइज करने के लिए जाओगे जो कि एट डिस्टेंस ऑफ डी है, तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अब इसके लिए दोनों एंगल अल्फा और बीटा पाई/2 हो जाएगा। पन्ने मत पलटो अपने नोटबुक की, यहाँ पे ध्यान से देख लो, अल्फा और बीटा पाई/2 हो जाएगा। तो जो इसका ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट है, दोनों देखो, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई पैरेलल क्या है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ पाई/2 प्लस साइन ऑफ पाई/2 है, तो ये तो 2 आपको दे देगा, तो आपको ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी है। बट ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर में लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ पाई/2 है माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई/2 है, दोनों वैल्यू 1 है, कैंसिल हो जाएगा, आपको नेट परपेंडिकुलर फील्ड 0 मिलेगा। तो जब आप इनफाइनाइट वायर ले लेते हो, ये हम लोग गॉस लॉ से भी देखेंगे, जब इनफाइनाइट वायर ले लेते हो तो आपको परपेंडिकुलर फील्ड 0 मिलता है, बट पैरेलल फील्ड आपको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मिलता है। डी क्या है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का, ठीक है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का, लैम्डा उस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर मानो कि एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट माने अल्फा और बीटा बराबर है, जैसे कि अभी यहाँ पे एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट, फाइनाइट वायर है लेकिन सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो मतलब अल्फा, ये दोनों एंड पॉइंट के साथ ये डी डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है फील्ड, तो एक साइड पे अल्फा, दूसरे साइड पे भी अल्फा है, दोनों एंगल बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब क्या हो जाएगा इसका, ई पैरेलल लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 2 साइन अल्फा हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लैम्डा साइन अल्फा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और परपेंडिकुलर वाला फील्ड क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, दोनों अल्फा हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी परपेंडिकुलर फील्ड कुछ नहीं मिलेगा, समझे। तो जब सिमेट्रिकल पॉइंट हुआ तब भी आपको सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट मिलता है, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट वायर भी एक सिमेट्रिकल सिस्टम का ही सब टाइप है,
क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, और दोनों बराबर किसको है? पाई बाई 2 को। इनफाइनाइट सिस्टम में अल्फा और बीटा दोनों पाई बाई 2 को बराबर होगा, तो आपका ई परपेंडिकुलर यहाँ पे भी 0 है, और अगर सिमेट्रिकल पॉइंट है वहां पे भी 0 है। बट और जब इनफाइनाइट वायर है तो ई पैरेलल क्या आपको मिल रहा है? ई पैरेलल मिल रहा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज याद रखो, ये वैल्यूज याद रखो। और यहाँ पे ई पैरेलल आपको मिलेगा लैम्डा बाई साइन अल्फा का फैक्टर, बस यहाँ पे एडेड रहेगा और कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर सेमी फाइनाइट वायर है, कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सरल चीजें हैं, बस आपको एप्लीकेशन याद रखना होगा। सेमी फाइनाइट वायर है, सेमी फाइनाइट वायर मतलब एक साइड से इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। मानो कि ये इधर से इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। आपको एक पॉइंट यहाँ पे फील्ड बताना है, पॉइंट पी पे आपको फील्ड बताना है। यहाँ पे ये वायर खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ इस डायरेक्शन में वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो ये पी पॉइंट से आपने एक एंड पॉइंट को जोड़ा, और फिर दूसरे पी पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको 90 डिग्रीज मिलेगा। तो एक एंगल तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया? 0, क्योंकि दूसरे एंगल तक तो सेम लीनियर डिस्टेंस पे है डी, तो अल्फा 0 हो गया। बट बीटा क्या हो गया यहाँ पे? पाई बाई 2। कोई दिक्कत ये समझने में? तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई पैरेलल बोलो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ई परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? देखो, ई परपेंडिकुलर आपको मिलेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, हाँ सर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर रिस्पॉन्ड करते रहो, है ना, हाँ ना बोलते रहो, ताकि नेटवर्क अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो कॉस ऑफ 0 1 है, कॉस पाई बाई 2 ये 0 हो गया। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये वाला आपको देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ मिल रहा है। तो ये क्या है? ये आपका ये वैल्यू ई पैरेलल है, ये ई परपेंडिकुलर है। और याद रख लेना, तो इसी एक, हाँ ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। जब हम सेमी फाइनाइट वायर के लिए डिस्कस करते हैं, सेमी फाइनाइट वायर के लिए डिस्कस करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पैरेलल में मिलता है, और जो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स उससे अवे मूव करेगा। जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, लेकिन जिस डायरेक्शन में वायर एक्सटेंड हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में वायर इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलता है। याद रख लेना, ठीक है इस चीज को। और तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, अगर इन दोनों का आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट ले लोगे, विच विल बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल अल्फा कहते हो तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल। ठीक है, सर आप पैरेलल और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हमको लग रहा है। पैरेलल और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जा रहे हो? क्या हो रहा है? सर यहाँ पैरेलल तो जो आप परपेंडिकुलर लिखे वो वाला होगा ना। देखो, मेरा अर्थ है पैरेलल बोलने का, पैरेलल जब यहाँ मैं कह रहा हूं तो किसको पैरेलल है? सर ये वायर ओके के हाँ, पैरेलल यहाँ हुआ ना।
एक सेकेंड, मैंने हर जगह पर डिस्टेंस से पैरेलल लिया हुआ है। एक सेकेंड, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, देखो। अच्छा 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 अच्छा, देखो यहाँ से मैंने पैरेलल लिखना शुरू किया, ठीक है। ये पैरेलल मैंने जहाँ लिखा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है। तो आप वायर से पैरेलल कह लो या फिर जो डिस्टेंस आप ले रहे हो उससे पैरेलल कह लो। मैंने हर जगह पर जहाँ पे भी कहा हुआ है पैरेलल और परपेंडिकुलर, मैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये यूज नहीं करता। ऐसे कंफ्यूजन्स की वजह से मैं सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और EX और EY क्या है। ये सिंपल तरीका है। पैरेलल और पैरेलल, इसके केस में जो मेरा डिनोमिनेशन है, अगर वैसा देखोगे कन्वेंशन अकॉर्डिंगली ने विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वायर नहीं बोल रहा हूं मैं। क्लियर है ये बात? तो विथ रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये वाला वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पैरेलल है एंड ये वाला वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पैरेलल है, सिमिलरली ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पैरेलल है, सिमिलरली ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पैरेलल है और ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आप अपना कन्वेंशन चेंज करना चाहते हो, विथ रिस्पेक्ट टू वायर ले रहे हो, तो आपका ये दोनों उल्टा हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो बात? सर एक्चुअली में नॉर्मल कन्वेक्शन होता क्या है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं? यार क्योंकि इनफाइनाइट वायर में फिर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा ना। वैल्यू में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। तुम मेरे को अगर यहाँ पे रफ लिखते हैं जरा, तो मैं मिटा दूंगा, वैल्यू में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। इधर देख, मैं अगर ये सेमी फाइनाइट वायर लेता हूँ, मुझे पूछ रहा है कि भैया बताओ इस पॉइंट पे फील्ड क्या है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से दोनों का एंड पॉइंट ज्वाइन करूँ, मेरे को वैल्यू में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट पे मैं ज्वाइन कर दूंगा और फिर बोलूंगा कि ये पॉइंट मानो कि मेरे वायर से D डिस्टेंस के दूरी पर है। ये वैल्यू भी आपको दिया रहेगा और फिर आपको जो वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैल्यू भी दिया रहेगा, ठीक है? और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, जो इसके इस डायरेक्शन में है ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता नहीं वो ई अल्फा है, ई एक्स है, ई परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। मुझे ये पता है बस। और मेरा प्राइमरी कन्वेंशन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ई एक्स है और ये ई वाई है। मैंने तो इतना यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल इसलिए करा कि क्योंकि आपने पहले बार में ये कह दिया कि परपेंडिकुलर पैरेलल है, ये सब कुछ है, तो इसीलिए मेरे को लगा कि आप लोग उसमें से पढ़े होंगे तो वो बता देते हैं। बट मेरा प्राइमरी कन्वेंशन है क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो भैया सबने पढ़ रखा है ना, तो इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना सबसे बेस्ट हो जाता है। समझे? आपका डायरेक्शन कहीं पे भी बदलेगा, आपको सिर्फ याद रख ले कि आपको जहां पे वायर दिया हुआ है उससे पॉइंट P डिस्टेंस कैलकुलेट ये भी दिया रहेगा और फिर के अलोंग जिस डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस लिया हुआ है उसके अलोंग लोगे लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा और साइन ऑफ बीटा को, ये अगर अल्फा अगर बीटा है कर दोगे और परपेंडिकुलर वाला काम कॉस ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ बीटा को माइनस करके आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं आप सर, डायरेक्शन वाइज कंफ्यूजन मत रखना, डायरेक्शन वाइज बिल्कुल ही कंफ्यूजन मत रखना। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में भी फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फिर पूछ लेना। देखो अभी कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये वाला पार्ट क्लियर है ना? एंगल ये पूछता है, ठीक है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछेगा, आपको कभी कभी ये नहीं पूछेगा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर बताओ, आपको पूछ लेगा कि सेमी इनफाइनाइट वायर दे दिया है और बोलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
पॉइंट पी पे कितना होगा एट अ डिस्टेंस डी, तो आपको ये वाला वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू बताना पड़ेगा ना। ये चीज हो गया फाइन सेमी फाइनाइट। तो इसके बाद हम लोग क्या देखा था, आर्क की वजह से देखा था, नहीं आर्क की वजह से देखा था कि अगर ये आर्क है और ऑफ अ रेडियस आर फ्रॉम अ सेंटर ओ, तो आपका इसके लिए एट दिस सेंटर इट, और इस पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे इसका, ठीक है। तो अगर ये टोटल एंगल थीटा डिग्रीज था, तो यहाँ से ये एंगल थीटा बाई 2 है और यहाँ से ये एंगल थीटा बाई 2 है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर मिलता था, जिसकी वैल्यू हो जाती थी, ये ई की वैल्यू होती थी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ द आर्क साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड डायरेक्शन along the angular bisector, ये चीज थी, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया कंडीशन, तो फिर हमने केसेस डिस्कस करा था कि अगर क्वार्टर ऑफ द सर्कल है तो आपका एंगल हो जाएगा पाई बाई 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट फील्ड आएगा कितना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin of pi by 4 which will be equal to lambda by 2 root 2 pi epsilon naught r। एक चीज याद रख लेना इसमें, जब अगर ये आपका y एक्सिस हुआ और ये आपका x एक्सिस हुआ, यहाँ पे ई वाई जो है और यहाँ पे ई एक्स जो है, तो ये अब देखो ई वाई का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यहाँ पे lambda by 4 pi epsilon naught capital R, and this is also equals to lambda by 4 pi epsilon naught capital R। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रख लेना, ठीक है, इस के केस में। नेक्स्ट, अगर मेरा सेमी सर्कल है तब क्या हो जाएगा, तब एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो ऐसा होगा, एंड मेरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन ऑफ पाई बाई 2 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड दिस विल बी अलोंग माइनस j कैप। फिर अगर एक कंप्लीट रिंग हुआ तो उसके वजह से उसके सेंटर पे क्या हो जाता था, ये रेडियस r है, इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो इसके वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन ऑफ, ये कितना एंगल हो गया 2 पाई, सो साइन ऑफ पाई, सो नेट 0, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग 0 आता था, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। ठीक है। तो फिर हमने ये जब डिस्कस कर लिया, तब फिर हमने ये भी डिस्कस किया होगा कि ये रिंग मानो और इसके एट सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ x अगर आपको निकालना होगा, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग along the axis of the ring, ये क्या है, ये axis of the ring है, axis of the ring मतलब ऐसा लाइन जो कि उस रिंग को परपेंडिकुलर हो
और रिंग के सेंटर से पास कर रहा हो तो उसको एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और उस एक्सिस में एक पॉइंट P ले लिया है जो कि उसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, और इस पे मानो कि कैपिटल Q चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो फिर इट्स दिस पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप एक एलिमेंट लोगे तो आप उसकी वजह से लाइन ज्वाइन करोगे P तक, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इट विल बी अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग। सिमिलरली आप एक पॉइंट ले लोगे एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और उसको लाइन ज्वाइन करोगे आप P से, और फिर उस अलोंग दैट लाइन ज्वाइनिंग आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का एलिमेंट्स सेम रहेगा तो फिर दोनों पे चार्ज भी सेम रहा, सो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। और ये एंगल थीटा अगर मानते हो तो फिर ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो इनका जब कंपोनेंट्स लेंगे तो ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा, ये दोनों डी ई साइन थीटा एंड यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल, सारे कुछ इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाता था इंटीग्रेशन ऑफ 2 DE cos थीटा, जो कि आपको नेट रिजल्ट दे देता था Qx/4πε0। अगर इसका रेडियस r हुआ तो x² + r² 3/2, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होता था, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, है ना, दोनों अलोंग द एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ऐसा इतना डिस्कशन हो गया था हम लोगों ने और क्या देखा फिर, और क्या देखा कि अगर इस रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इस रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और हम जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ये वैल्यू आया है यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, तो dx को 0 करके फिर d²e/dx² को लेस देन 0 करके हम कहाँ पे करेंगे, जब ये वैल्यू लेट से अगर x इक्वल्स टू x0 पे मिला है मेरे को, तो वो x0 मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरे को लेस देन 0 आना चाहिए, तो वो x0 क्या हो जाएगा, मिनिमम वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपको ये x0 की वैल्यू यहाँ पे मिलती है ±r/√2। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू +r/√2 और x इक्वल्स टू -r/√2 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू y एक्सिस पे मानो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट किया है और x एक्सिस में आपने डिस्टेंस प्लॉट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये याद रखो, यहाँ पे अलोंग राइट साइड ऑफ द रिंग मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा। तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से r/2 तो मैक्सिमम के पास जाता है, फिर r/2 से वो r इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, बिकॉज r as tending to infinity electric field also tends to 0। तो सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव की डायरेक्शन पे है, तो ये फिर ऐसा डिक्रीज होता हुआ इधर की डायरेक्शन में बढ़ेगा और फिर ये चला जाएगा at r equal as r is tending to -infinity e must tend to 0। तो ये वाला, एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो ई मैक्स की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, इसमें Q/4πε0
r/√2 प्लस r² + r²/2 3/2 ये वैल्यू इसका मैक्सिमम है, ई मैक्स है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहाँ पे आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो फिर वो वहां पे स्टेबल रहेगा। बट अगर यहाँ से अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को रख के पॉजिटिव चार्ज को अगर रख के डिस्प्लेस करा अलोंग द एक्स एक्सिस तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज एट origin for positive charge origin is unstable equilibrium and for negative charge origin is stable equilibrium। ठीक है क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को लेट से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस करा तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इस डायरेक्शन पे लगेगा तो वो उधर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग जाएगा। और अगर थोड़ा सा लेफ्ट भी डिस्प्लेस करा तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन में लगेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो वो वापस से उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वो ओरिजिन पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो वापस से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो कि वो ओरिजिन के पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास लाने की तरह दिखेगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह वो मिलता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको नेगेटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह मिलता है। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि टाइम पीरियड क्या हो जाता है अगर ये वाले केस में, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा है तो फिर टाइम पीरियड बताओ कितना है, टाइम पीरियड पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। आपका ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज को मैं रिंग के सेंटर पे रखता हूं और फिर उसको थोड़ा सा लेफ्ट एक्स डिस्प्लेस करता हूं, वेरी स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस, तब आपको बताना है वो मोशन। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स को आप m ओमेगा स्क्वायर x के साथ इक्वेट करोगे, फिर आप ओमेगा निकालोगे। ठीक है, और ओमेगा निकल गया तो मतलब आपको टाइम पीरियड भी आ जाएगा। कर लोगे ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब देखो डाइपोल पे आते हैं जल्दी से। देखो डाइपोल क्या है? डाइपोल इज टू ऑपोजिट चार्जेस। सर डाइपोल हो गया था। डाइपोल हो गया था? आई डोंट थिंक सो, नहीं करवाया। टू ऑपोजिट आपने चार्जेस नहीं करवाया लेकिन जब क्लास चल रहा था तब हो गया था। तो बस टॉर्क बचा था डाइपोल में। बता देते हैं ना, एक बार रिवाइज कर लो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक। टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट के साथ। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है डाइपोल का? चार्ज टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, चार्ज टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। मानो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस होंगे याद रखना, और उसको मैंने डी डिस्टेंस से सेपरेट करा है। तो ये पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है। तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों चार्ज को ऐड करके नहीं बताना है। दोनों चार्ज को ऐड करके बताओगे तो आपको जीरो मिलेगा। कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लो और उसको जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन बताओ। डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल मोमेंट का फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज
टू पॉजिटिव चार्ज, माने ये वाला डायरेक्शन पी ना। अब इसके वजह से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो अगर आप लोग को पता है तो एक पॉइंट एट एक्सियल देखेंगे, एट एक्सियल पॉइंट, और एक पॉइंट हम लोग देखेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो फटाक से बता दो मेरे को, मतलब एक्सियल पॉइंट माने अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस इनके बीच में मानो कि ये एक्स एक्सिस है, ये इसके बीच में ओरिजिन है। हाँ ओके, वन मोर चीज हम लोग जहाँ पे ये भी डिस्कस करें, ये सारा शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल मतलब जो हम लोग डिस्टेंस कंसिडर, जो इसका जो डी है, डी इज वेरी स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ये डी डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल यूज करते हैं। तो अगर ये ओरिजिन हो गया और ये हो जाता है मानो a,0, ये हो जाता है -a,0, दिख रहा है ना, या बड़ा बड़ा लिखूं मैं? नहीं से देख रहा है। सबको दिख रहा है ना? दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है। तो आपको एक एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है समवेयर x,0 पे। तो आप सिंपल, ये सब चीजें मैंने डिस्कस भी करी थी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट ले लो, पी पॉइंट क्या है, नेगेटिव चार्ज के क्लोजर है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डोमिनेट करेगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। एंड आप याद रखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज दिस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर आप इधर पे कैलकुलेट करोगे कोई भी एक पॉइंट पे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट नेगेटिव, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर होगी कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी ओवर नेगेटिव चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगेन सेम मिल रहा है ना, यहाँ पे भी। तो एक्सियल पॉइंट पे आपका मुद्दा ये हो जाता है कि एक्सियल पॉइंट पे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टेड, क्या कहते हो, अलोंग द डाइपोल, ठीक है। तो जो डाइपोल का डायरेक्शन है, यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन ये है, डाइपोल का डायरेक्शन है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दोनों जगह पर, चाहे कहीं पे भी पॉइंट लो, दोनों जगह पर सेम एज डाइपोल आ रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है ई एक्सियल पॉइंट पे, क्या हो जाता है, ये होता है नहीं होता, मतलब x³ ले लो यहाँ पे, मैं डेराइव नहीं कर रहा अभी क्योंकि आप लोग का हो चुका है कह रहे हैं। तो ई एक्सियल पॉइंट पे इज के, क्या है यहाँ पे, k इज 1/4πε0, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर डेरिवेशन चाहिए तो बता दो अभी। एंड क्योंकि यहाँ पे ये p वेक्टर है तो मैं e वेक्टर लिख रहा हूँ, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये चीज करेक्ट है। नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट पे मानो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये a,0। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है।
हाँ सर आ रहा है। कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही ना? अभी तक आवाज कटी थी क्या बीच में? आवाज कटी नहीं थी क्या नहीं बीच सर, में? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। ठीक 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 ठीक। a कॉमा जीरो और ये माइनस a कॉमा जीरो है, और ये इसका ओरिजिन है यहाँ पे। और अब आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, मानो कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये y कॉमा जीरो पे ले लो, 0, y है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइन, अब दोनों को ज्वाइन करोगे एंड इट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी, मतलब इस चार्ज को जो वो पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्वाइन करोगे और इट विल बी अलोंग एंड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो दोनों का रिजॉल्व वेक्टर परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर और वर्टिकल। तो अब देखोगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है और दोनों का मैग्नीट्यूड है, फील्ड के वजह से मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो वो अप हो जाएगा, ठीक है। तो नेट ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल ना। तो इक्वेटोरियल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है इसी तरीके से करके, अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी के, के पी बाई वाई डिस्टेंस लिया हुआ ना, वाई क्यूब, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्टेड, देखो अब यहाँ पे डाइपोल इज, our dipole is directed along this direction है ना, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, बट मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, नीचे भी आप कैलकुलेट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो आपका इस केस में याद रखो कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल। और एक चीज अब इसमें रिलेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टेड सेम एज दैट ऑफ डाइपोल। और एक चीज इससे आपको क्या पता चलता है, और एक चीज इससे आपको ये पता चलता है कि ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। क्या ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, ये भी आपको पता चलता है, ठीक है। इसके बाद एट जनरल पॉइंट भी कैलकुलेट करते हो, है ना, एट जनरल पॉइंट, ये सब पढ़ लिया ना, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ इस वजह से। एट जनरल पॉइंट भी कैलकुलेट करते हो, लेट्स से पी कॉमा पी ऑफ आर कॉमा थीटा। तो मानो कि यहाँ पे आपका शॉर्ट डाइपोल है और आप एट अ पॉइंट पी आर कॉमा थीटा जनरल पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो ये आर कॉमा थीटा का मतलब ये है कि पी से ये आर डिस्टेंस पे है और एट एन एंगल थीटा पी से बना रहा है, इसका मतलब ये है आर कॉमा थीटा का। तो आप वहां पे कैसे करोगे इसके लिए, तो पी को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दोगे, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग dipole to the point and perpendicular to the line joining dipole to the point। दोनों एक्सिस में आप रिजॉल्व कर दोगे तो आपको ये along the line joining वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, p cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। तो p cos थीटा वाले, ये अगर आप इसको एक डाइपोल की तरह ट्रीट करते हो और इसको और एक डाइपोल की तरह ट्रीट करते हो, तो देखो अब ये P1 वाले डाइपोल के लिए इसका वेक्टर है, मानो इससे कुछ वेक्टर है, तो P1 वाले डाइपोल के लिए जो ये P पॉइंट है, ठीक है, P cos थीटा, और P1 डाइपोल के लिए जो ये पॉइंट है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ P पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा P1 वाले डाइपोल के लिए, है या नहीं है?
P1 वाले डाइपोल के लिए ये P पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट होगा, इस वेक्टर के एक्सेस में लाई कर रहा है ना P पॉइंट, इस डाइपोल के एक्सेस में लाई कर रहा है P पॉइंट, हाँ या ना बोल दो। हाँ नहीं सर। समझ में, क्लियर है ना। और हाँ सर। इस डाइपोल के अगर ये परपेंडिकुलर हुआ टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये डाइपोल, ये पॉइंट P2 डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, तो इसमें E1 अगर मैं बोलूं, ये किसके लिए है, ड्यू टू P1, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट का आपको पता है कितना होता है, 2kp बाई जितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 2kp, p क्या है यहाँ पे, p cos थीटा बाई r क्यूब, ठीक है। सिमिलरली एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी डायरेक्टेड अलोंग, मानो कि हाँ, अलोंग द लाइन joining dipole and point P. हेलो। दासु, हाँ। आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अरे हम तीन ही लड़का है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ सर है भाई। डिस्कनेक्ट होते जा रहा है यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेस्पॉन्ड करते रहना। स्क्रीन दिख रहा है, मैंने शेयरिंग शुरू की है, ठीक। आ रहा है। हाँ, तो जो P2 के वजह से पॉइंट P अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट की तरफ P2 को दिखेगा आपका पॉइंट, तो वहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपको पता है कि P kp बाई आर क्यूब हो जाता है, एट अ डिस्टेंस r ही है, तो kp बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो वहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवेलुएट करोगे, तो देखो ये वाला डायरेक्शन आपका E1 का है, और क्योंकि डाइपोल का जो P1 का डायरेक्शन है, वो भी ये है, P1 का डायरेक्शन और E1 का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। ये तो आपका एक्सियल पॉइंट पे हमने देख लिया था, जिस डायरेक्शन में P होता है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसीलिए जिस डायरेक्शन पे मेरा P1 हुआ, उसी डायरेक्शन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रखा हुआ है। बट एक्सियल पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन पे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जिस डायरेक्शन पे डाइपोल मोमेंट होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है या नहीं है। तो E2 ऐसा हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो आपका नेट आपको कुछ ऐसा मिलेगा E। और अगर बोल दे कि यहां से एंगल अल्फा है, ठीक है, तो आप देखो क्या हो जाएगा मामला। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में ये वेक्टर्स है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो अंडर रूट, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा kp बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट, ये डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड k की वैल्यू क्या है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड। और ये इसका एंगल क्या हो जाएगा, आप अगर tan ऑफ अल्फा ले लोगे, तो वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा, अगर tan ऑफ अल्फा अगर आप लेते हो, तो दैट विल बी E2 डिवाइडेड बाई E1। tan ऑफ अल्फा विल बी E2 divided by E1, which will be E2 is, ये आपको आ जाएगा tan थीटा बाई 2। सो अल्फा आपको आ जाता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई
2। तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है? अल्फा किसके साथ एंगल है? अल्फा विथ द लाइन जॉइनिंग डाइपोल एंड पॉइंट P, है ना? ये देखो इसके साथ एंगल मैंने बनाया हुआ है। ये अगर R है, या ये डाइपोल से मैंने इस पॉइंट P को ज्वाइन किया, तो जिस डायरेक्शन में है उससे मैंने एंगल अल्फा लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल था। हाँ सर। ये वाला चीज आपको याद रखना है और ये वाला चीज आपको याद रखना है। और जो तरीका यहाँ पे मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एट अ जनरल पॉइंट, ये तरीका याद रखो। हम लोग इसको अलग अलग जगह यूज करके क्वेश्चंस में काफी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात है ना? यस सर। तो क्लास कंक्लूड करें यहाँ पे, यस सर। यस या फिर टॉर्क और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है? नहीं। ठीक है ना, क्लास कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे, और टॉर्क वगैरह हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।